वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज क्वांटम संख्या में हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। एक चीज हम आपको बता दें बच्चों, यहाँ से हम मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं शुरू के दो, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज का अपने पढ़ेंगे वो तीसरा और चौथा हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जैसे लगे हो आप उसी टाइम इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, आप दो तो नोट कर चुके हैं, मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या। तो अब तीसरा कौन सा नोट करना है आपको? चुंबकीय क्वांटम संख्या। आइए पहले पढ़ लेते हैं हम यहाँ से। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। देखिए बच्चों, जहां भी आवेशित कण गति करता है, सबसे पहली लाइन क्या आई? जहां भी आवेशित कण गति करता है, इसका मतलब होता है कोई प्लस वाला या माइनस वाला। ठीक है, मतलब जिस पर या तो प्लस आवेश हो या क्या हो, माइनस आवेश हो। तो इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश कौन सा होता है? आवेश होता है माइनस। तो हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे? इलेक्ट्रॉन की। अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक आवेशित कण है। आप एग्री हैं? अतः उसकी कक्षीय गति के कारण, कक्षीय गति कौन सी होती है? ये अपना परमाणु है, सॉरी अपना नाभिक है, और जो इलेक्ट्रॉन ये है। अब ये चारों ओर जो गति करेगा नाभिक के चारों ओर, वो गति कौन सी कहलाएगी बच्चों? वो कहलाएगी कक्षीय गति। तो उसके कारण ही उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की लाइनें विपाटित हो जाती हैं। अब इसका अर्थ क्या है हम आपको डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों यहाँ समझिएगा आप, हमने यहाँ से क्या बनाया? एक परमाणु का हम एक छोटा सा चित्र बना रहे हैं। ठीक है, तरीके से समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम किस लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं? स्पेक्ट्रम की लाइनों का विपाटन होना। स्पेक्ट्रम की लाइनों का विपाटन, इसका मतलब क्या है? तो उसके पहले हमको समझना होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हम कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की लाइनों का विपाटन हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो हम आपको बता दें, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है। जब इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है बच्चों? यहां से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब h न्यू मिलती है। तो यह इलेक्ट्रॉन यहां से उछलकर जितनी ऊर्जा इसको मिली, मान लीजिए एक और यहां से क्या है? ऊर्जा स्तर है। ठीक है, यहां से हमने कहा एक और ऊर्जा स्तर है, फिर हम कहते हैं एक और ऊर्जा स्तर है। ठीक है, हमने क्या दिया? ऊर्जा दी। ऊर्जा देते ही क्या होगा यहाँ से बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन होगा, जितनी ऊर्जा इसको मिली उसके अनुसार क्या होगा बच्चों? ये जंप करके कहाँ जाएगा? ये अगले ऊर्जा स्तर पर जाएगा। अगर इसको कम ऊर्जा मिली है तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ तक जंप करे, ज्यादा मिली है तो और जंप करे, और ज्यादा मिली है तो और ज्यादा जंप कर जाए। ठीक, जैसे ही यहाँ पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं क्योंकि यह कम ऊर्जा स्तर से आया हुआ होता है, इसीलिए थोड़ी देर बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ, वापस करता हुआ ये कहां पहुंचता है? अपने ऊर्जा स्तर पर पहुंचता है। मतलब अपनी एनर्जी को क्या कर देता है बच्चों? यहां से बाहर कर देता है। इतना तो आप जानते हैं कि मान लीजिए आप हैं यहाँ पे, आपने क्या खाया? खाना खाया। खाना खाते ही आपको क्या मिली? ऊर्जा मिली। आपको ऊर्जा मिली तो आप अपना काम कर सकते हैं, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पहुंच गए? आप उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच गए। समझ में आई बात? तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको? इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो था वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंच गया, लेकिन वो जितनी ऊर्जा ग्रहण करके गया था उतनी ऊर्जा को वापस करता हुआ नीचे वाले ऊर्जा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर आना और जाना, इस तरह इलेक्ट्रॉन का आना और जाना, कहां पर आना और जाना हुआ? वो हुआ निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर। इसको हम कहते हैं शब्द को संक्रमण। बच्चों तरीके से समझिएगा कि आप जानते हैं, आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम शब्द आया है इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक, अब आगे इतना तो समझ आ गया होगा। आ गया है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, हाँ मैडम इतना समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो वो निम्न ऊर्जा स्तर था, छोटे ऊर्जा स्तर से कहां पहुंच गया? वो बड़े ऊर्जा स्तर पर, अधिक ऊर्जा के ऊर्जा स्तर पर पहुंच गया। अब वापस भी आ गया तो क्या मिला? संक्रमण। इस घटना को क्या कहते हैं? संक्रमण। और इसकी वजह से जो लाइनें बनी, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से उछलकर कहां पहुंचा? यहां पहुंचा, और ये वापस यहां आया, तो इस समय क्या बनी? कुछ लाइनें बनी। अर्थात देखो आपको दिखाई दे रही है स्पेक्ट्रम में एक लाइन,
क्या बनी, एक लाइन बनी। तो हम आपको बता दें कि ये कुछ इस तरह से होता है। अगर मान लीजिए ऊर्जा कम रह जाती है तो ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ से होता क्या है बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, एक हमने यहाँ डायग्राम बनाया है, इसके अंदर क्या बनाया है, एक परमाणु बनाया है, जिसके अंदर हमने कितने कोश बनाए हैं, हमने यहाँ पे 7 कोश बनाए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसको क्या मिली, ऊर्जा मिली, और ये ऊर्जा वाला, अब यहाँ पर हमने 1 2 3 4, अब 5 दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से 1, ये 2, ये 3 4 5 6 और ये 7, आपको दिख रहे होंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ऊर्जा मिली तो ये कहां तक चला गया, ये n बराबर 2 पे भी जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से ऊर्जा मिलेगी तो निश्चित रूप से ये अपने कहा जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो ये n बराबर 1 से 3 में भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये n बराबर 1 में है, तो ये यहां से कहां जा सकता है, पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में जा सकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको ऊर्जा मिली, इलेक्ट्रॉन कहाँ था, n बराबर 1 में था, ऊर्जा मिली तो ये कहाँ गया, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया। जैसे ही निम्न से कहाँ गया, ये उच्च में गया। तो उच्च में जाने के बाद हुआ क्या, अब यहाँ से कहने का मतलब है उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, 2 3 4 5 6 7, यही तो होंगे, बाकी और भी हो सकते हैं। आपसे पूछा जाए किसी परमाणु में कितने ऊर्जा स्तर होते हैं, ये n कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये n कितने होते हैं बच्चों, अनंत होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम बात करते हैं, मान लीजिए वो कहा गया n बराबर 2 में गया, तो फिर वो लौट के कहाँ आएगा, 2 बराबर 2 से। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लौट के, जैसे n बराबर 1 से कहाँ गया, ये 2 में चला गया, हम कहते हैं n बराबर 1 से कहाँ चला गया, ये 3 में चला गया, ये 1 से कहाँ चला गया, 4 में, 1 से कहाँ चला गया, 5 में, 1 से कहाँ चला गया, 6 में, तो 1 से कहाँ चला गया, ये 7 में। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये यहाँ गया निश्चित सी बात है 2 से वापस भी 1 में आएगा, 3 से वापस भी 1 में आएगा, 4 से वापस भी 1 में आएगा। इसी तरह से प्रत्येक जो है वो जहां से ऊर्जा स्तर से गया, तो ये सब हम आपको बता दें। तो ये वाली जो चीज अपन ने यहाँ से कही बच्चों, ये हम यहाँ से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ से। तो ये जो चीजें हैं अपने पास, आप जैसा देख पा रहे हैं ये सब चीजों को, तो यहाँ से ये कैसे वापस यहाँ से आएगा, तो वो चीज आप यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए अगर वो कहाँ पे था, 7 में था, या फिर हम कह दें तो वो 7 से लौट के कहाँ आएगा बच्चों, वो आएगा अपना 1 पर। तो इस तरह से लाइन आएगी, या वो 6 से कहाँ आएगा, 1 पर, या फिर वो कहां पे आएगा, इस तरह से एक एक करके वो वापस कहां आएगा, अपने ही ऊर्जा स्तर में आएगा। कहने का मतलब ये था। अब इसके अंदर आपको पता है कि ये लाइनें प्राप्त हुई। अब ये जो लाइन हमको प्राप्त हुई बच्चों, यही इसको क्या कहते हैं, हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसको लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए इसको लाइमन श्रेणी कहा जाता है। हालांकि लाइमन श्रेणी आपको नहीं बताई गई थी। ठीक है, तो अब आपको यहां समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 2 3 4 5 6 7 से जाता है तो वो सारी लाइनें किसकी होती हैं, वो सारी लाइनें होती हैं लाइमन श्रेणी की। तो ये सारी लाइनें किसकी थी बच्चों, यहाँ लिख दीजिए, लाइमन श्रेणी। ठीक, स्पेक्ट्रम समझाने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, वो सारा की सारा लौट के कहाँ पे आया बच्चों, वो सारा की सारा लौट के आया जो n बराबर 2 पर। अगर मान लीजिए ऐसा होता है, जैसे मैं यहां से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, n बराबर 7 से ये 1 पे नहीं आके ये वाला 2 हुआ। अगर ये इस तरह से आता है अपने पास, कहां पे आता है, 2 पर आता है, इस तरह से, तो ये जो श्रेणी आपको दिख रही है, ये श्रेणी कौन सी होगी बच्चों, ये होगी अपनी बामर श्रेणी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये किसकी लाइन हो गई, बामर श्रेणी की लाइन हो गई, अर्थात स्पेक्ट्रम। तो ये लाइन वाइज लाइन आपको दिखाई दे रही है इस तरह से चीजें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हमारे पास बच्चों अभी तक देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक अपने पास क्या चीज क्लियर हुई है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से कि आपकी क्लियर जो चीज हो चुकी है वो क्लियर हुआ है। अभी तक स्पेक्ट्रम शब्द क्लियर हुआ है आपके पास कि स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे, लाइन और स्पेक्ट्रम की लाइनें क्या चीज होती है। अब होता है विपाटन। विपाटन का मतलब होता है बच्चों टूटना। अब आपको एक चीज हम बता दें, यहाँ पर आप एक बार देखिएगा बच्चों, हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि ये वाली लाइन, एक सेकंड, ये वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये लाइमन श्रेणी की पहली लाइन जो मैंने येलो कलर से दिखाई है, अभी अभी इस तरह से दिखाई है आपको, इस तरह से दिखाई है आपको लाइमन श्रेणी की पहली लाइन।
अब ये लाइनमैन श्रेणी की दूसरी लाइन, लाइनमैन श्रेणी की तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी लाइन जो हमने दिखाई है। अभी आपको एक ही लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में अगर ये स्पेक्ट्रम लिया जाए, मतलब अगर स्पेक्ट्रम लेते समय यहां मैं मैग्नेट रख दूं तो यहां पर होगा क्या, ये लाइनें जो होती है वो एक लाइन जो होती है वो अलग अलग भागों में अर्थात छोटी छोटी लाइनों से बनी हुई दिखाई देती है। मतलब जैसे हम कहते हैं एक रस्सी हमको दिखाई दे रही है और उसके अंदर भी पतली पतले रेशे होते हैं, उसी प्रकार से स्पेक्ट्रम की इस एक लाइन के अंदर महीन पतली पतली लाइनें और होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अपने पास स्पेक्ट्रम की एक लाइन अगर बहुत सारी छोटी लाइनों से, अगर स्पेक्ट्रम की एक लाइन जो है वो बहुत छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बन रही है, तो इसका कन्फर्म मतलब ये है कि उसके अंदर जो कोश उपकोश हैं वो भी बटे हुए हैं, क्योंकि अगर बटे हुए नहीं होते तो एक ही लाइन दिखाई देती। तो इसके अंदर हम ये कहते हैं स्पेक्ट्रम की लाइनों के विपाटन होने से, टूटने से एक लाइन बहुत महीन लाइनों से बनी हुई है, ये पता चलने से हमें ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ उपकोश के अंदर भी छोटे छोटे कक्षक बने हुए हैं, अर्थात छोटी छोटी जगह और बनी हुई है, इसीलिए लाइनें यहाँ पर विपाटित हो रही हैं। चलिए बच्चों अब आगे आते हैं हम यहाँ से, ये देख लीजिए एक बार, ये रहा। अतः प्रत्येक उपकोश को पुनः विभाजित किया जा सकता है जिन्हें कक्षक कहते हैं। ठीक, चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान l पर निर्भर करता है। अब ये l पर कैसे निर्भर करता है वो देख लेते हैं। अब m का मान क्या होता है, -l से +l। आपको बच्चों नोट करना है तो साथ साथ नोट करते चलिए, वैसे हम PDF इसकी आपको दे देंगे। m का मान -l से क्या होता है, +l होता है। -l से +l कैसे होता है, जैसे s के लिए वैल्यू कितनी होती है 0, तो +0 से -0 कितना होता है, 0 ही होता है, इसलिए 0 लिखा हुआ है। आगे बात आती है p की वैल्यू 1, तो -1 से क्या हो गया बच्चों, +1 हो गया। -1 से +1 में कितनी वैल्यूज आएंगी, -1, 0 और +1। इसी तरह से 2 से क्या आएगा, -2 से +2, तो -2 से +2 में ये सारी वैल्यूज आएंगी। इसी तरह से हम बात कर लें यहाँ पर जो 3 की, तो -3 से +3। अब आप गिनिए इसके अंदर कितने हैं, ये देखिए हम यहाँ पर इसके अंदर 3 आ रहे हैं, 1 2 3, अर्थात p उपकोश के 3 कक्षक हो सकते हैं, px py pz। इसी तरह से d के कितने आ रहे हैं, 5 वैल्यू आ रही हैं, अर्थात 5 हो सकती हैं, तो हमने पांचों के नाम बताए हैं आपको, dxy dyz dz2 dxz dx2 डैश y2। अभी हम समझाएंगे आपको, टेंशन मत कीजिए। हम बस आपको ये कह रहे हैं कि d की वैल्यू कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब यहाँ भी कितने आएंगे, 5 आएंगे। अब बात आती है आगे की कि p उपकोश में हमने कैसे बताया x y z। तो हम आपको बता दें बच्चों, किसी भी ग्राफ के 3 निर्देशांक होते हैं, एक x अक्ष होती है, एक y अक्ष होती है और एक क्या होती है अपने पास, z अक्ष होती है। क्या होती है, z अक्ष होती है। तो अगर x अक्ष पर फैली हुई कोई कक्षक है तो उसका नाम है px, अगर y अक्ष पे है तो उसका नाम है py, और z अक्ष पे अगर p कक्षक फैली है तो उसका नाम है pz। इसी तरह से बात आती है हमारे पास d कक्षक की। अगर d कक्षक जो होती है वो x और y दोनों पर फैली हुई है तो नाम हुआ dxy। अगर d कक्षक y अक्ष और z अक्ष दोनों पे फैली हुई है तो नाम हुआ dyz। x और z दोनों पे फैली हुई है तो नाम हुआ xz। अर्थात जो इसके पास लिखी हुई है ये वैल्यू x y z में से, वह कक्षक उस अक्ष के अनुदिश फैली हुई है। नाम कैसे लिख देंगे इनके, चलो नाम याद करा देते हैं। आपने लिखा x y z, x और y से मिलकर क्या बनेगा, dxy, y और z से मिलकर क्या बनेगा, dyz, और x और z से मिलकर क्या बनेगा, dxz। ठीक, इस तरह से हम बता सकते हैं। बाकी 2 है, ये भी आपको याद करने होंगे। यहाँ से dyz, ये वाला dxz है, इसको सही कर लीजिएगा बच्चों, कहीं x² मत लिख दीजिएगा, dxz है। दूसरी बात, यहाँ से वैल्यूज की बात आती है, किसकी क्या रखनी है, तो मैं आपको बता दूं, जिस अक्ष पे z आ जाए, जिस अक्ष पे क्या आ जाए बच्चों, z आ जाए, तो निश्चित रूप से उसमें वैल्यू 0 रख देना। देखो z में कितनी रखी है, 0, तो z में क्या रखी है, 0। लेकिन अगर कक्षक के अंदर x या y, px py pz के लिए बता रही हूँ, px और py, तो वैल्यू -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। इसी तरह से इसकी -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। देखिए px या py या तो +1 या -1 कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इस वाले में, नीचे वाले में, तो x और y जिसके अंदर आ जाए तो वैल्यू में यहाँ निश्चित रूप से इसकी वैल्यू -2 होगी और इसकी वैल्यू +2 होगी। जो बचा हुआ होगा फिर तो आप कर ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ से।
नेक्स्ट है अपनी चक्रण क्वांटम संख्या। क्या कहता है चक्रण क्वांटम संख्या, देख लीजिए एक बार। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ अक्षीय गति भी करते हैं। अक्षीय गति क्या होती है, आप जानते हैं हमारी धरती भी दो प्रकार की गतियां करती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये अपनी क्या है, अर्थ है, ठीक है, अपनी क्या है, यहाँ से ये धरती है। अब ये धरती किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज के चारों। अब ये धरती अगर यहाँ पर हमने मान ली बीच में क्या है अपने पास, यहाँ तो सूरज है, ये सूरज है ना, और धरती, ऐसे नहीं मानेंगे अपन, एक सेकेंड, मैं थोड़ा आसान बता रही थी आपको कि ये तो अपने पास क्या है, सूर्य है, ठीक, और यहां पर क्या है अपनी धरती है, ये क्या है अपनी अर्थ है। तो आप जानते हैं धरती जो होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ऐसी गति को बोलते हैं हम कक्षीय गति। लेकिन धरती अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है, अर्थात इस तरह से हम कहते हैं कि वो, आपने ग्लोब में देखा है, ग्लोब होता है, ग्लोब में अगर धरती को, अगर अर्थ को घुमाते हैं, अपन ग्लोब को घुमाते हैं तो वो अपनी धुरी पर वहीं की वहीं घूमता रहता है, चल के थोड़ी चला जाता है, नहीं ना। तो धरती कैसे घूमती है, अपनी अक्ष पे भी घूमती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है और चारों ओर भी चक्कर लगाती है। इलेक्ट्रॉन भी कुछ इसी प्रकार से चक्कर लगाता है, अपनी अक्ष पे भी चक्कर लगाता है और चारों ओर भी घूमता है, ठीक है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं ये परमाणु है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अभी अपनी अक्ष पे भी घूमेगा और इसके चारों ओर भी चक्कर लगाएगा, ये लग गए इसके चारों ओर चक्कर, तो इस तरह से घूमता है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, अर्थात घड़ी की दिशा में भी हो सकता है और घड़ी की विपरीत दिशा में भी हो सकता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा और वामावर्त होता है घड़ी की विपरीत दिशा। तो दक्षिणावर्त मतलब एस, एस का मतलब आप इस तरह से इसकी दिशा दिखाएंगे तो ये घड़ी की दिशा होगी, घड़ी ऐसी तो घूमती है, और ये एन लिखा तो एन को इस तरह से दिखा दिया था, घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ पर इसीलिए एस और एन के सिंबल को लिया गया है। वैसे हमने आपको बता दिया है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है तो इसका मतलब दक्षिणावर्त होगी, और विपरीत दिशा में घूमता है तो वामावर्त। इसके लिए आप सिंबल इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ। आगे की बात आती है, किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, चलिए बताते हैं आपको। मान लीजिए ये कक्षक है अपनी, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी मर्जी है कि ये घड़ी की दिशा में घूमे या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया और वो भी इसी तरह से आ गया, इसी की सेम दिशा का आ गया, तो भैया ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज के हैं, दोनों पर समान आवेश हैं, दोनों लड़ पड़ेंगे, प्रतिकर्षण हो जाएगा और ये नहीं रह पाएंगे। तो दोनों क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो एडजस्टमेंट क्या होगा, तो ये यहाँ से जो अपने इलेक्ट्रॉन है एक सीधा घूमेगा और एक कैसे घूमेगा, उल्टा, ताकि इनके बीच का प्रतिकर्षण कम किया जा सके। प्रतिकर्षण कम होगा तो फिर ये यहाँ पर रह सकते हैं। अब अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, इसका मतलब फिर से दोनों की क्या हो गई, समान हो गई चक्रण की दिशा। तो दोनों यहाँ पर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा समान नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ से क्या होते हैं, गलती हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि 2 इलेक्ट्रॉन साथ केवल 2 रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर 3 इलेक्ट्रॉन भी रख दिए जाएं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख दिए जाएं, तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा समान हो जाएगी और प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो बच्चों अब हमने आपको एन, एल, एम, एस चारों करवा दिए हैं, एन भी करा दिया, एल भी करा दिया, एम भी करा दिया और एस भी करा दिया। आप वीडियो के साथ साथ ही नोट किया है अगर आपने तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों नहीं किया तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे एक बार वीडियो के साथ साथ नोट कर लीजिए। पीडीएफ हम कभी भेज पाते हैं, कभी नहीं भेज पाते हैं, तो ज्यादा बेस्ट ये रहता है कि आप यहीं से नोट कीजिए। अब हम आपको 2-3 चीजें और क्लियर करवाने वाले हैं। देखिए यहाँ से हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि NLMS का यूज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 3px में है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, आपसे कहा जाए NLMS के मान बताइए। क्या कह दिया, NLMS के मान बताइए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, निम्न के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लिखिए निम्न के लिए NLMS के मान बताइए। किस किस के लिए बताने हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। यहां से हमने लिख दिया 4s 3px1 और ले लिया हमने 3dx² डैश y², और क्या ले लेते हैं आप यहां से, चलिए आप यहां से ले लीजिए 4f, ठीक।
चलिए यहाँ पर n की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ l की लिखेंगे, यहाँ m की लिखेंगे और यहाँ s की लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने 4s लिया है। तो मैं आपको बता दूं जो संख्या आगे आगे लिख रही है, जैसे मैं यहाँ से कह दूं आपको ये संख्या आगे लिख रही है, ये 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 किसको बता रही है? ये मुख्य ऊर्जा स्तर को बता रही है। इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूं, 4s का मतलब क्या हो गया, ये परमाणु है और 1 2 3 4, इसका मतलब n बराबर 4 ये है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो n बराबर कितना हुआ 4। इसी तरह से 3px का मतलब ये पहला, ये वाला अपन बात करें तो ये अपना पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3px का मतलब हो गया ये यहाँ पर होगा 3px वाला। 3dx², इसका मतलब वो भी यहीं पर होगा 3d वाला भी, और 4f वाला कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया बच्चों 4 3 3 और ये 4, तो n की वैल्यू तो क्लियर हो गई अपने। अब बात आती है l की। l होता है बेटा यहाँ पे कोश, उपकोश, तो पहले में उपकोश कौन सा है, s, फिर p है, फिर d है, फिर f है। तो s के लिए कितनी होती है वैल्यू 0, p के लिए कितनी होती है, p के लिए वैल्यू होती है अपनी 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। अब आती है m की वैल्यू। m होता है बच्चों ये वाला कि px py pz, इसमें भी आगे कौन सा वाला है, तो px की वैल्यू या तो -1 रख दीजिए या -2 रख दीजिए। ठीक, सॉरी, s के लिए तो 0 होती है, px के लिए कितनी होती है, ये होती है -1, और dx² के लिए कितनी होती है, +2 होती है, और f के लिए आप कोई सी भी रख दीजिए -3 से +3, तो चलिए इसमें -3 भी आप रख सकते हैं, -3 से +3 कोई सी भी आ सकती है। बात रही s चक्रण संख्या। अब आपकी मर्जी है चक्रण संख्या आप क्या देना चाहें, तो आप -हाफ भी दे सकते हैं, आप +हाफ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दे दीजिए। ये मैंने मेरी मर्जी से माइनस और प्लस लगा दिए, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब आपके लिए प्रश्न क्या है यहाँ से, चलिए अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों। यहाँ से एक बार यहाँ से हम कर दें यहाँ से इसको सही, तो ये आपको समझ आ गई होंगी ये वैल्यू हमने कैसे यहाँ से लिखी है। ठीक, क्वेश्चन अपना नोट कर लीजिए। आपको कौन सा क्वेश्चन यहाँ से करना है, देखते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। निम्न के लिए NLMS के मान बताइए, अपनी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों, और या फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसकी वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन अपना क्या है, निम्न मानों के आधार पर कक्षक बताइए। तो ये अपने पास है N L M S। अब मैं उल्टा क्वेश्चन ले रही हूं, यहाँ आपको कक्षक बतानी होगी कि कक्षक कौन सी होगी। जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया 1 0। एक चीज बता दें हम आपको, L की वैल्यू जो होती है वो कभी भी N के बराबर नहीं होती है। L की वैल्यू हमेशा N से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, और M की वैल्यू -L से +L होती है, तो ये लिख दीजिए हमने 0 और ये लिख दिया हमने -हाफ। ठीक, आगे बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख देती हूँ आपके लिए। ये आपका प्रश्न चल रहा है, ये पहला प्रश्न, ये दूसरा, तीसरा लिख देते हैं हम यहां से आपके लिए। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो हमको क्या दे रखा है, यहां से ये दे रखा है अपने को कोश संख्या, तो ये होगी 1, इसकी कोश संख्या कितनी हो गई 3, इसकी कोश संख्या क्या होगी 4। अब L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 किसकी होती है, S की, 2 किसकी होती है, D की, और 1 किसकी होती है, ये होती है P की। ठीक, अब वो कहता है 0 M की वैल्यू, तो इसका मतलब 1S। ठीक है, अब वो कहता है -2 किसका होता है, वो होता है x y का। अब ये नीचे कह रहा है -1, तो आप या तो 4px लिख दीजिए या 4py लिख दीजिए। आंसर आपका सॉल्व हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक रहेंगे ही रहेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। यहाँ एक दो चीज नोट डाल के लिख लीजिए, मैं नोट डाल के आपको लिखवा देती हूँ यहाँ से। L का मान N से सदैव छोटा होता है। L का मान N से सदैव छोटा होता है, ठीक है ना। और L का मान क्या होता है, सॉरी हाँ यहां से लिख दें, M का मान क्या होता है, M का मान होता है अपना -L से +L। कभी भी N व L बराबर नहीं हो सकते।
नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं यहाँ पे कक्षक का नाम मैं आपसे यहाँ से कह दूं 1p, मैंने लिख दिया 3f, ठीक है, और लिख दिया 2d। अब यहाँ से n और l के मान लिखूं मैं आपसे 2 का मतलब ये हो गया अपना n का मान 2 हो गया इसके लिए, और l का मान भी क्या हो गया यहाँ से इसके लिए 2। इसका मतलब ये कक्षा पॉसिबल नहीं है। n का मान कितना हो गया यहाँ से 1, l का मान कितना हो गया 1, ये कक्षा पॉसिबल नहीं है। इसमें भी यही चीज है, n बराबर 3 और l बराबर 3, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो n और l अगर बराबर आ जाए या बड़ा आ जाए, l बड़ा आ जाए, कहने का मतलब है ऐसा आ जाए 1d, n बराबर 1 और l बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ l बराबर हो गया 2, इट मीन्स n कैन नॉट बी लेस देन l, ठीक है ना। n कभी भी l से छोटा नहीं होता, हमेशा l छोटा होता है और n क्या होता है, बड़ा होता है। तो बच्चों हमने यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है पूरा। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि NLMS क्या होते हैं, क्वांटम संख्या समझ आ गई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। चलिए बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।